चलिए उसको बंद कीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। हेडिंग दीजिए इसको। देखिए यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे दो अलग अलग पोजीशंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए पोजीशन ए है और एक दूर एक पोजीशन पोजीशन कल हम लोग डिस्कस किए थे, ये एक पोजीशन बी है। ठीक है, मतलब रेफरेंस पॉइंट से कोई एक फिक्स्ड लोकेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन। तो मान लीजिए पोजीशन ये है ए और पोजीशन बी है और हम अलग अलग पाथ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये पाथ फर्स्ट है, पाथ फर्स्ट, और ये पाथ का जो लेंथ है, ये लेंथ सपोज 20 किलोमीटर है। ठीक है, उस पाथ का लेंथ 20 किलोमीटर है। एक सेकंड पाथ ले रहे हैं ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने का, और ये जो सेकंड पाथ है, पाथ 2, सेकंड पाथ है, इसका लेंथ सपोज 15 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद हम एक स्ट्रेट पाथ ले रहे हैं। इस पाथ की लेंथ, पाथ थर्ड की बात करें हम लोग, थर्ड, और इसका लेंथ 10 किलोमीटर। ठीक है, पाथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों अलग अलग पाथ हैं। मान लीजिए कोई आदमी अपने साइकिल से ए पोजीशन पर से बी पोजीशन जाता है, ये पोजीशन ए हो गया, बी हो गया। तो यहां पर सपोज करें कि ए पोजीशन से बी पोजीशन जाता है पाथ फर्स्ट को फॉलो करते हुए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, उस पाथ का लेंथ जो होगा। अब इसका इस पाथ को ट्रैवल करने में जो उसको टाइम लगा, जो टाइम कंज्यूम हुआ, वो सपोज मान लेते हैं कि 2 आवर्स हुआ। ठीक है, इस केस में सपोज जो टाइम कंज्यूम हुआ दैट इज 3 आवर, और इसमें टाइम कंज्यूम जो हुआ सपोज 1 आवर हुआ। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है सबसे पहला बात कि डिस्टेंस कैसे डिफाइंड होता है। डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, बोलो बोलो बेटा, डिस्टेंस। हाँ जी बोलो। हम डिस्टेंस पूछ रहे हैं, टाइम थोड़ी ना पूछ रहे हैं। डिस्टेंस किसको कहेंगे, कोई बॉडी एक जगह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ट्रैवल करेगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाएगा। हम लोग कल डिस्कस किए थे ना, कोई भी एक बॉडी, मान लीजिए एक पोजीशन है ए, इस पोजीशन से बॉडी चलकर दूसरे पोजीशन बी जाता है, तो वो अलग अलग पाथ ट्रैवल कर सकता है, या तो एक सेम पाथ भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि यहां से स्टेशन जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, कोई रास्ता लंबा हो सकता है, कोई रास्ता छोटा हो सकता है। तो एक पोजीशन यहां हो गया और एक पोजीशन हो गया स्टेशन, तो उन दो जो पोजीशंस हैं, एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन, तो कभी भी हम डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे या डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे तो हमको कम से कम कितने पोजीशंस की जरूरत पड़ेगी, 2 पोजीशंस की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट 2 पोजीशन से कम में हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, 2 पोजीशन होना चाहिए। पार्टिकल एक पोजीशन से चला और कहां पहुंचा, दूसरे पोजीशन पे पहुंचा। तो यदि पार्टिकल एक पोजीशन चला और दूसरे पोजीशन पे पहुंचा, तभी तो 2 पोजीशंस क्लियर हुए। और 2 पोजीशंस को मतलब अचीव करना, इनिशियल से फाइनल जाना, पार्टिकल कई पाथ को फॉलो करके जा सकता है। ठीक है,
तो अब डिस्टेंस कैसे डिफाइन होगा? तो जैसे डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी टू रीच वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का जो एक्चुअल पाथ कवर हुआ, ट्रैवल किया, एक्चुअल पाथ पे चला जो पार्टिकल, कौन सा? मान लीजिए कि हम फर्स्ट पाथ की बात करते हैं, तो ये पाथ पे चल करके ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, तो ये जो लेंथ हुआ, एक्चुअल पाथ, जो उसका पाथ हुआ, वही पाथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये पॉइंट आता है कि क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन डिस्टेंस बी डिफरेंट फॉर सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन? क्वेश्चन आ रहा है कि कैन डिस्टेंस बी डिफरेंट फॉर सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वही है, तो क्या डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस। तो यहां लिखेंगे क्या? फॉर द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, if body travel different path then distance can be different। बात समझ पाए? तो जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करेगा बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में, वही उस पाथ का लेंथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया बॉडी, द लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे इसको हम लोग? बोलिए। डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कि कैन डिस्टेंस बी डिफरेंट फॉर सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट? यस। तो फॉर द सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिस्टेंस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ। यदि अलग अलग पाथ ट्रेवल किया है बॉडी ने, तो अलग अलग डिस्टेंस होगा, क्योंकि उस पाथ का लेंथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। और अलग अलग पाथ ट्रेवल किया है तो अलग अलग डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे यदि पार्टिकल, जो भी कोई बॉडी है, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ठीक है, उसने फर्स्ट पाथ ट्रेवल किया, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 20 किलोमीटर। यदि वही सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पहुंचने में बॉडी ने इस सेकेंड पाथ को फॉलो किया, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 15 किलोमीटर। इस 15 किलोमीटर जो पाथ 2 है, उसके लिए इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? बी। तो पाथ 1 के लिए इनिशियल पोजीशन क्या है? वही है ना। अब थर्ड पाथ की बात करें हम लोग, तो थर्ड पाथ क्या है? स्ट्रेट पाथ है। तो इसका लेंथ कितना है? 10 किलोमीटर। तो यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी यदि इस पाथ को फॉलो करता हुआ, पाथ थर्ड को फॉलो करता हुआ वो ए से बी जाएगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाँ, तो इसमें जो डिस्टेंस होगा बॉडी का, दैट इज 10 किलोमीटर। और इस केस में यदि डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना होगा? 20 किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर इसमें डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 15 किलोमीटर। तो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग डिस्टेंस होगा, क्योंकि पाथ का लेंथ जो है वही डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये थोड़ा सा कर्व पाथ है, ये कर्व पाथ है, ये स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ
ट्रैवल करेगा बॉडी, वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट में कहते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द ऑफ टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called डिस्प्लेसमेंट। मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइंड होगा? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब एक बात ये समझना है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, वो शॉर्टेस्ट पाथ पर कोई जरूरी नहीं कि बॉडी चला ही हो, बॉडी चल भी सकता है उस पर और नहीं भी चल सकता है। यदि बॉडी नहीं चलेगा तो वो एक इमेजिनरी लाइन होगा, वो पाथ नहीं होगा जिस पर बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल किया। बात समझ पा रहे हैं? मतलब जैसे छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल जो है, सपोज करें कि ये आपका घर हो गया, घर, होम, और ये जो है ये आपका स्कूल हो गया। ठीक, तो क्या आप अपने स्कूल अपने घर से डायरेक्ट जाते हैं क्या? मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले, ऐसे टर्न करते हुए रोड जैसे जैसे है उस तरह से करते हुआ आप अपने स्कूल पहुंचे। ठीक है, तो क्या वो शॉर्टेस्ट पाथ है क्या अपने घर के स्कूल का? नहीं, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब आप अपने घर से जिस रास्ते को फॉलो करते हुए आप अपने स्कूल तक पहुंचे, वो रास्ता का लेंथ जो भी होगा वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सपोज करें कि आपके पास हेलीकॉप्टर है, मान लीजिए आपके पास हेलीकॉप्टर है और घर के छत पर हेलीपैड लगा हुआ है। हेलीपैड समझ रहे हैं? हेलीपैड नहीं समझ रहे हैं? जिस पैड पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है उसको हेलीपैड बोलते हैं। ठीक है, तो आपने अपने छत पर हेलीपैड लगा रखा है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर छत पे है, आप नहाए धोए फ्रेश हुए खाए पिए और आप छत पे चले गए, हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर उड़ा, तो उसको रास्ते से कोई मतलब है क्या? वो तो सीधे अपने घर से निकलेगा और सीधे स्कूल पहुंचा देगा, है कि नहीं? भले ही रास्ता ऐसे टर्न करे, उस तरह से टर्न करे, लेकिन आपका हेलीकॉप्टर तो स्ट्रेट जाएगा ना, और स्ट्रेट जाएगा और डायरेक्ट आपके स्कूल के जो हेलीपैड है उस पर उतर जाएगा। तो आपने क्या ट्रेवल किया? डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्टेंस भी है। क्योंकि आपने जो पाथ ट्रेवल किया वही आपका डिस्टेंस होता है। इस बार गलती से, इत्तेफाक से आपने शॉर्टेज डिस्टेंस ही ट्रेवल कर लिया, और यदि कोई दो पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट लेंथ को हम क्या मानेंगे? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मानेंगे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे जाकर हम आपको पढ़ाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर के बारे में कुछ पढ़ा है आप लोग ने? क्लास 9 में पढ़ा है ना? तो वेक्टर किसको कहते हैं? डायरेक्शन। विच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यदि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर नहीं कहेंगे, स्केलर कहेंगे। और यदि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड प्रॉपर डायरेक्शन भी है, तो उसको हम किस में कैटेगरी में रखेंगे? वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल कि टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। हम आगे आपको डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। अभी आप ये समझिए सिंपल कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे quantities which can be measured can be measured। ऐसा कौन क्वांटिटी है? एग्जाम्पल में हम लोग लेके चले तो हम सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं टाइम। टाइम को मेजर कर सकते हैं क्या? मेजर कर सकते हैं। टाइम का जनरली जो हम लोग मेजरिंग यूनिट रखते हैं वो सेकेंड रखते हैं ना। मिनट भी होता है और आर भी होता है। ठीक है,
ये सारे मेजरिंग यूनिट्स हैं, अलग अलग लेवल है, यूनिट्स का अलग अलग पैरामीटर है। तो ये सारे मेजरिंग यूनिट्स हम टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उसी तरह अदर एग्जांपल, जैसे ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल जैसे हम लोग ले सकते हैं डिस्टेंस, या फिर कह लीजिए लेंथ। लेंथ को हम मेजर करते हैं किस में? मीटर में। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं क्या? केल्विन में करते हैं, और सेल्सियस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। तो अलग अलग मेजर यूनिट्स है, लेकिन हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए टेम्परेचर को हम लोग क्या मानते हैं? फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं? फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। मतलब जिस क्वांटिटीज को हम मेजर कर पाते हैं वो सारे क्वांटिटीज क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। ऐसा कोई क्वांटिटी हम कल डिस्कस किए थे आपसे, बताइए कोई ऐसा क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि हम हैप्पीनेस बता रहे हैं, ठीक है, सैडनेस बता रहे हैं, तो ये सारी चीजों को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये सारे क्वांटिटीज हमारे फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे? सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, और भी बहुत सारे हैं। फोर्स हो गया, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि जैसे 10 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। आप जैसे दूध लाने जाएंगे तो 2 लीटर मिल्क, दूध 2 लीटर हम लेते हैं, तो एक मेजरिंग यूनिट है उसका, दूध को हम मेजर कर पाते हैं। तो जो भी मेजरिंग यूनिट है, जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग दूध के जो लीटर है उसको वॉल्यूम में टर्म में डिफाइन करते हैं। मास, मास को भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारा वजन कितना होगा, मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा वजन 40 केजी है, कोई कहता है 45 केजी है, कोई जो ज्यादा हेवी आदमी लगते हैं उनका वजन 80 केजी है। तो जो वेट है, मतलब जो मास है ह्यूमन बॉडी का, उसको भी मेजर किया जा सकता है। या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कि मास है उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे नोटबुक है, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। हम अलग अलग क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास मास है तो मेजर कर सकते हैं। तो वो मास क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये समझना है कि द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस कहलाएगा। और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो क्या कहलाएगा? इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एक सवाल ये उठता है, अगला सवाल ये उठता है कि क्या जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यदि बॉडी उस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो वो उसका डिस्टेंस भी कहलाएगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। जैसे मैंने हेलीकॉप्टर का एग्जांपल लिया, जैसे आप साइकिल से अलग अलग रोड गली होते हुए आप अपने स्कूल जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो गली गली में, जैसे आपका स्कूल यहाँ पर, लेकिन आप इधर टर्न करके जा रहे हैं, फिर उधर टर्न कर जा रहे हैं, फिर ऐसे टर्न करके फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही वही है तो आपको उसी से जाना पड़ेगा। तो आप अपने स्कूल जो जा रहे हैं एग्जैक्टली स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। तो उस केस में आप जो भी पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, दैट पाथ विल बी, द लेंथ ऑफ पाथ विल बी डिस्टेंस। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल कर रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से हुआ, तो हेलीकॉप्टर से आप अपने घर से डायरेक्ट अपने स्कूल की तरफ गए, रास्ता में कुछ भी रहा उससे क्या फर्क पड़ता है, वो डायरेक्ट गए, तो वो हमने ट्रैवल तो किया वो डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस तो कहलाएगा, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रास्ता है। समझ पाए? तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, कैन वी राइट, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डिस्टेंस आइदर ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये स्टेटमेंट सही, डिस्टेंस, हाँ, शॉर्टेस्ट लेंथ को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये समझ पा रहे हो, ये क्या है? डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर या होगा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा। ठीक है, जैसे हम ये पूछें आपसे कि पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट पहुंचा फर्स्ट पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट पाथ को फॉलो करते हुए गया ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो, और यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए इस केस में तो कितना किया? 10 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया माइंड में? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, लेकिन क्या इस 10 किलोमीटर पाथ पर वो चला था? नहीं। तो उस केस में डिस्टेंस कोई और हुआ
और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ ही रहेगा हमेशा, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, भले ही आप कोई भी पाथ ट्रेवल कर लीजिए। अब मान लीजिए सेकंड पाथ की बात करें, सेकंड पाथ में बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट चला, ठीक है, सेकंड पाथ को फॉलो करता हुआ, ऐसे फॉलो करता हुआ यहां आया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 किलोमीटर। और फिर इसी केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 किलोमीटर। फिर वही होगा। अब मान लीजिए थर्ड पाथ में हम ध्यान दें, तो थर्ड पाथ में पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पाथ को वो ट्रेवल करके चला, जिस पाथ पे वो चला, वो शॉर्टेस्ट पाथ था, इसीलिए उसका डिस्टेंस भी वही हुआ जो उसका डिस्प्लेसमेंट था। समझ पाए? तो पाथ फर्स्ट में डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बड़ा होगा। 20 किलोमीटर बड़ा होगा 10 किलोमीटर से, तो डिस्टेंस बड़ा है। पाथ सेकंड में क्या है? फिर से डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट है 10 किलोमीटर, तो फिर वो बड़ा हुआ, इसीलिए डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। पाथ थर्ड में क्या हुआ? डिस्टेंस बराबर किसके हो गया? डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए इक्वल टू का, ये समझ पाए? इसलिए इक्वल टू का साइन इसलिए दिया गया है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। वो कब हो सकता है? उसका कंडीशन क्या है कि जो पाथ ट्रेवल कर रहा है बॉडी, वो इत्तेफाक से या फिर इंसिडेंटली वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, तो अब मेरा एक सवाल ये है कि किस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? इन विच केस द डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, सही बात। इफ, यहां नोट पॉइंट करके लिख रहे हैं, इफ द बॉडी ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ, then the distance travel can be equal to displacement। अब मॉड, यहां मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, आगे बताएंगे क्यों, ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, इसको ध्यान से इसको लिख लीजिए। स्टार्ट यहां से करिए और वहां एंड कीजिए। यही आपका डिस्टेंस है, और यदि यही पाथ ट्रेवल हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लिखिए इसको। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल की प्रॉपर्टीज क्लियर है? ठीक है, मान लीजिए सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट ये है ओ, इस सेंटर पॉइंट को ओ नाम दे रहे हैं, ठीक है, और एक सर्कल, उसका रेडियस जो है, रेडियस आर है, इस पॉइंट को हम ए नाम दे रहे हैं, और इस पॉइंट का हमने बी रखा है नाम, ये पॉइंट सी है, और दैट पॉइंट इज डी। मान लीजिए कि एक चींटी, मान लीजिए चींटी है, वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, इस पाथ को ट्रैवल करता वो कंप्लीट एक ऑसिलेशन करके फिर इसी पोजीशन पे आती है। ठीक है, तो मतलब चींटी चली और एक कंप्लीट राउंड करने के बाद वो यहां पर आ गया। ठीक है, चींटी आ गई यहां पर। अब आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां, फॉर ए टू बी। ए से बी जाने के लिए यदि चींटी ए से बी गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? चींटी तो एक कंप्लीट राउंड ली है ना, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए से बी जाने में
चीटी ने जो पाथ ट्रेवल किया, तो ए से बी जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब ध्यान से समझिए इसको। यहां पर ये तो पाथ, जिस पाथ पर चीटी चली, जो उसका एक्चुअल पाथ है, और वो पाथ का लेंथ क्या कहलाएगा? बोलिए। यहां लिखेंगे द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, वो क्या कहलाएगा? हमारा डिस्टेंस कहलाएगा क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। यहां वन पोजीशन कौन है? ए। ध्यान से समझना, अभी लिखना नहीं है कुछ, सिर्फ ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये पूरा कंप्लीट एक ऑसिलेशन या फिर कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया चीटी, तो ठीक है, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि चीटी जब ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पे गई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जो सर्कुलर आर्क है उसको फॉलो करता हुआ चीटी गया, तो वही उसका एक्चुअल पाथ हुआ। तो एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होगा वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो ये लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ होता है 2 पाई आर, और बाई 4 कर देंगे हम, तो क्या ए से बी का लेंथ होगा? ये लेंथ ए से बी का होगा। क्यों हमने 4 किया? क्योंकि 2 पाई आर पूरा कंप्लीट हुआ, उसका 1 2 3 4 क्वार्टर बनता है, तो पहला क्वार्टर का लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल बाई 4। यदि ये 3 भाग से बना होता तो एक क्वार्टर का लेंथ कितना होता? टोटल बाई 3। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर बाई 4। तो ये लेंथ एल ए बी कितना हुआ? पाई आर बाई 2 होगा क्या? तो पाई आर बाई 2 ये लेंथ होगा जिसको वो ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां पाई आर बाई 2 होगा। अब पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए हमको। तो शॉर्टेस्ट लेंथ के लिए हम क्या करेंगे? ए पॉइंट से बी पॉइंट को ऐसे मैच कराएंगे, होगा। और यही क्या कहलाएगा? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सा है? इनिशियल पोजीशन हमारा ए है, टू फाइनल पोजीशन क्या है? बी। तो क्या हमने ए से बी को डायरेक्ट मैच करा दिया? तो हमको जो लेंथ मिलेगा, दैट लेंथ विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ कितना होगा? R√2 होगा। तो बताओ साक्षी, ये लेंथ कितना होगा? ए से बी, उसका कहना है R√2 होगा। तुम्हारा क्या कहना है? पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाले? पाइथागोरस थ्योरम ना, वेरी गुड, ठीक। ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ आर और ये एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल से जैसे इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ये लेंथ कितना होता है? √A² प्लस B² होता ना। तो ए और बी तो बराबर है, ए बराबर बी बराबर आर है। तो √R² प्लस R² बराबर √2 R होगा। R बाहर हो जाएगा। तो ये लेंथ हो गया उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का। कौन सा वेक्टर करें? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √2R। ये उसका, तो ये उसका आ गया इस डिस्टेंस, और ये आ गया उसका डिस्प्लेसमेंट। बात समझ पाए? अब यदि आपसे ये पूछा जाएगा, अब ध्यान से देखिए फिर से आगे, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड, क्या पहला डिस्टेंस, डिस्टेंस बताइए, बी डिस्प्लेसमेंट बताइए। कहां से कहां? फ्रॉम ए टू सी। मतलब इनिशियल पोजीशन ए से चला और फाइनल पोजीशन सी पे गया। तो ए से सी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया
और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, 2πr/2 हो सकता है क्या? तो ये कैंसिल आउट होगा तो बचे कितना, पाई आर। तुमको समझ में आ रहा है? इसलिए क्योंकि जब हमको 4 करना था, ए पॉइंट से हमको बी पॉइंट जाना था, तो हमको एक क्वार्टर लेना था, इस सर्कल का एक क्वार्टर लेना था। क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है? तो 1/4 लेना था, क्योंकि इतना ही पोर्शन देखना था ना। यदि मान लीजिए ये लेंथ और प्लस ऐसा हम कितना लेंथ ऐड करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, ऐसे लेंथ में हम 3 लेंथ और ऐड करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। इसीलिए ये टोटल लेंथ में से हम 4 कर देंगे तो हमको ये लेंथ के लिए मिलेगा। इसीलिए हम वहां पर क्या किए, ये लेंथ को 2πr को 4 टाइम्स डिवाइड कर दिए, ठीक है? लेकिन अब हमको ए टू सी चाहिए, तो ए टू सी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक हाफ सर्कल इधर और एक हाफ सर्कल इधर। सेमी सर्कल क्या होता है, सेम हाफ पार्ट। तो हम टोटल लेंथ कितना होगा सर्कल का, 2πr होगा ना, उसका हाफ करेंगे तो 2πr/2 करेंगे। तो यहां हमने वही काम किया है, 2πr बाई क्या किया, 2, क्योंकि हमको हाफ लेंथ लेना था, ठीक है? तो यहां पर 2π/2, तो 2πr/2, तो πr हो गया। अब ए टू सी में अब हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है, कितना होगा, 2r होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारे लिए 2r होगा, क्योंकि ओ ए से ओ r हो गया और फिर o से c फिर r हो गया, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 2r। यही शॉर्टेस्ट पाथ हुआ उसके लिए, ठीक है? अब मान लीजिए हम थर्ड पॉइंट पे आए। थर्ड, अब इसमें कहेगा फाइंड, क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, किसके लिए, फॉर ए टू डी के लिए। ए से चलना है और डी तक जाना है, ठीक है? तो ए से जाना है, चलना है और डी तक जाना है। तो ए से बी लेंथ, बी से सी और सी से डी, ये टोटल जितना लेंथ होगा वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। क्योंकि पार्टिकल चींटी जो है वो ए पॉइंट से चल करके बी से सी होता हुआ कहां गई, डी पॉइंट पर। तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट डिस्टेंस विल बी ये लेंथ प्लस ये लेंथ और फिर ये लेंथ। ये लेंथ कितना है, πr/2 है, ये लेंथ πr/2 है। ऐसे ऐसे कितने लेंथ कवर हुआ है, तो 1 2 3, तो πr/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं πr/2 इंटू 3, ये टोटल लेंथ कवर होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कहां से कहां, ए से डी तक, ठीक है? अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो इनिशियल पॉइंट कहां है, ए, और फाइनल पॉइंट कहां है। तो हम क्या करेंगे, सीधे स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट लेंथ लेंगे ना, तो सीधे स्ट्रेट लाइन लेंगे, इसको इससे मैच करा देंगे। तो क्या ए से बी का जो लेंथ है, ए से डी का लेंथ यही वही होगा, तो ये भी कितना आएगा, √2r होगा। तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √2r होगा, बोलो होगा। अब लास्ट फोर्थ नंबर में पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, ये हो गया फर्स्ट और बी हो गया डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां के लिए, फ्रॉम ए टू ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ए, मतलब ए से चला, बी होता हुआ, सी होता हुआ, डी होता हुआ कहां तक गया, ए तक गया। तो उस केस में टोटल, अब इससे ये जो केस है इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन कहां है, ए, और फाइनल पोजीशन कहां है, ए ही है। तो लेकिन अंतर यह है कि वो इस तरह से पाथ ट्रेवल करके पहुंचा, तो पूरा का पूरा जो सर्कल कंप्लीट किया, तो सर्कल का लेंथ कितना हो गया, 2πr। तो यहां लिखेंगे 2πr। अच्छा, अब चूंकि अब मान लीजिए सपोज करें कि उसका पोजीशन ये रहता, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये होता, तो स्ट्रेट पाथ लेते। मान लीजिए फाइनल पोजीशन यहां आ जाता, फाइनल पोजीशन यहां होता, तो ए इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो उसको मिलाते तो वो लेंथ होता।
मान लीजिए कि फाइनल पोजीशन यहां आ जाता, तो यहां से यहां मिलाते तो देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड घट रहा है, और यदि फाइनली इनिशियल पॉइंट जहां है वहीं पर फाइनल पोजीशन भी हो गया तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ क्या हो गया, 0। तो इसलिए यदि इफ इफ ए फाइनल position of a body is initial position, then displacement will be 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन जो है वही उसका फाइनल पोजीशन बनता है, या जो उसका फाइनल पोजीशन है वही उसका इनिशियल पोजीशन रहा, उस केस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट में भी क्वेश्चन से आया हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि पार्टिकल का जैसे यहां से वो चला, चींटी पूरा एक राउंड लेता हुआ फिर इसी पोजीशन पे आ गया, तो इस केस में चूंकि इनिशियल पोजीशन जो है वही उसका फाइनल पोजीशन हो गया, इसीलिए लेंथ उसका 0 हो गया, उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का या डिस्प्लेसमेंट का, इस कारण से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए? चारों क्वेश्चंस, चारों टर्म्स जो थे उसमें क्लियर हो गए। अच्छा, मान लीजिए सपोज करें आपसे ये पूछा जाए कि एग्जैक्टली ये जो ए से बी का लेंथ का हाफ पॉइंट है, ये मान लीजिए ये पॉइंट उसके एग्जैक्टली बीच का हाफ पॉइंट, इस पॉइंट को ई नाम देते हैं, ठीक है, मतलब ए से बी जो कर्व पाथ है उसका जस्ट हाफ है। तो आप कह सकते हैं कि ए से ई का जो दूरी है, दैट लेंथ ए से ई का दूरी वो पाई आर बाई टू है, मान लीजिए। तो यहां से इसको हम जो मैच कराएंगे, ठीक है, और यदि इसको हम एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करा दे, तो ये पॉइंट को मान लेते हैं हम एच पॉइंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ई पॉइंट से एच पॉइंट जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? एक सेकेंड, फाइंड पहला ए डिस्टेंस, बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ई टू क्या होगा, एच। कितना बोला गया, बोला पायर होगा, ऐसे भी पायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मतलब की बात क्या है, जस्ट उसके अपोजिट लेंथ है। जैसे हम लोग ए से सी में क्या किए थे, जस्ट अपोजिट गए थे, तो एक सर्कल का हाफ कवर हुआ। तो मान लीजिए कि सर्कल ऐसे, उसको सर्कल के हाफ को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाई आर होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस केस में भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ये लेंथ हमको पता है कितना है, ये लेंथ हो जाएगा पाई आर बाई 4 होगा ना। तो ये पाई आर बाई 4 है यहाँ, तो ये लेंथ भी पाई आर बाई 4 होगा, और ये लेंथ टोटल कितना है, पाई आर बाई 2 है ना। तो ये पाई आर बाई 4 प्लस ये पाई आर बाई 4, तो पाई आर बाई 2 होगा ना, और ये पाई आर बाई 2, तो दोनों पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 मिलकर क्या बनेगा, समझ पाए? ये लेंथ और ये लेंथ मिलकर क्या बना, पाई आर बाई, ये 4 है और ये पाई आर बाई 4, तो ये पाई आर बाई 2 बना, और ये तो पाई आर बाई 2 है ही, दोनों ऐड करके क्या बना। चूंकि उनके बीच का एंगल 180 है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, समझ पाए? और यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो डिस्प्लेसमेंट √2r होगा, और यदि उनके बीच का एंगल 270 होगा तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो भी √2r होगा। क्यों? क्योंकि ए से घूमता हुआ जब वो चींटी डी पॉइंट पे गया तो एंगल कितना सस्टेन हुआ उसका, 180 प्लस 90 यानी कि 270 हुआ ना।
180 और प्लस 90 कितना हो गया 270। 270 जो एंगल उसने बनाया तो उसके बेस पर उसको डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना मिला 2। समझ पाए? इसको जस्ट राइट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।